हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज जिस इंसान की मैं बायोग्राफी आपके सामने लाया हूं वो मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं। ना सिर्फ मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी में से इनका नाम आता है। ये हैं अब्दुल सत्तार एदी साहब। अब्दुल सत्तार एदी साहब की लातादाद खिदमतें रही हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। ये ऐसी खिदमत थी कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी हयात वक्फ कर दी थी पाकिस्तान के लोगों के लिए। यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा खिदमत रही हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो बयान भी नहीं की जा सकती। जबकि अब्दुल सत्तार एदी साहब की अपनी एक पर्सनल लाइफ थी जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी रही थी। चले चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं अब्दुल सत्तार एदी की बायोग्राफी को। अब्दुल सत्तार एदी साहब दरअसल में ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में वीडियो बनाते हुए मुझे खुद फख्र महसूस हो रहा है। अब्दुल सत्तार एदी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे और पूरी दुनिया ही इनके कामों को सराहती थी। यानी कि पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी समझे जाते हैं आज भी। पूरी दुनिया में ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो दुनिया के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट, अपना एक असर रखते हैं। उनमें से अब्दुल सत्तार एदी भी एक वही नाम है और इनकी पैदाइश हुई थी बांटवा मनावदार, गुजरात में। अब्दुल सत्तार एदी साहब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ चुके थे और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कराची के अंदर गुजारी थी। बिटवीन द ईयर ऑफ 1952 और 1953 के दरमियान इन्होंने एदी फाउंडेशन का क़याम कर लिया था। यानी कि एदी फाउंडेशन कायम हो चुकी थी। एदी फाउंडेशन के शुरुआती दौरों में इन्होंने एक जीप खरीदी थी और ये जीप इन्होंने खरीदी थी 2000 रुपए की। ये जीप इन्होंने बनाई थी एक एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए और यहाँ से इन्होंने एदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया था। एक जीप से शुरू होने वाली एदी फाउंडेशन आज दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विसेज कहलाती है। जो करंट तादाद अब एदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज की बताई जाती है वो है 1800 और मे भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। यही वजह रही है कि इसको दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विसेज कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एम्बुलेंसेज अब शामिल हो चुकी हैं। जो इनका आगाज हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी। यानी कि एक एम्बुलेंस से इन्होंने अपना काम शुरू करा था। उसके बाद वक्त के साथ साथ इनकी एम्बुलेंस सर्विसेज बढ़ती रही। यानी कि जो इनकी एम्बुलेंसेज की तादाद थी वो बढ़ने लगी। उस वक्त कराची का हिजम भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। कराची एक छोटा सा शहर था। जो यहाँ पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता था वो सिविल हॉस्पिटल था। उस दौर के हिसाब से जब इन्होंने एम्बुलेंस सर्विसेज का काम शुरू करा था तो ये वाहिद एम्बुलेंस सर्विस उस वक्त हुआ करती थी कराची के अंदर। वक्त के साथ साथ जिस तरह कराची का रकबा बढ़ता गया उस तरह से इनकी एम्बुलेंस सर्विसेज भी बढ़ने लगी और लोगों ने इस इदारे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था। जबकि एदी फाउंडेशन की जो सर्विसेज थी वो कराची से शुरू हुई थी और आज वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं। अब आते हैं कि ये एदी फाउंडेशन काम क्या करती थी। अब्दुल सत्तार एदी साहब ने जब एदी फाउंडेशन का क़याम करा था तो उनका नज़रिया एम्बुलेंसेज सर्विस प्रोवाइड करना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि और भी सर्विसेज यानी कि और भी चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है तो उन्होंने डिफरेंट सर्विसेज शुरू कर दी थी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज ये लोगों को प्रोवाइड करने लगे थे, जैसा कि ज़कात, खैरात, सदकात और भी डिफरेंट काम इन्होंने शुरू कर दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत ज़्यादा वसअत दी थी इस काम के अंदर। यानी कि ऐसे फलाही काम थे जो कि बढ़ने लगे थे और इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। जैसा कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो मुर्दा खाने की ज़रूरत पेश आने लगी थी। जबकि बहुत सारे बीमार लोग आते थे जो गरीब होते थे, उनको इलाज की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो उन्होंने वक्त के साथ साथ बढ़ानी शुरू कर दी थी। ये सारी वो सर्विसेज थी जिनकी ज़रूरत वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी थी और उनको ये सर्विसेज शुरू करना लाजमी हो गया था। इसमें कई सौ सर्विसेज शामिल हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर सकूंगा। मैं चंद सर्विसेज आपको बयान कर सकता हूँ। इसमें मुर्दों को गुस्ल देना, जबकि एम्बुलेंस सर्विसेज, इसके अलावा डॉक्टर्स की सर्विसेज यानी कि गरीबों का मुफ्त इलाज, इसके अलावा लवारिस बच्चों को पालना, गरीब बच्चियों की शादियाँ, गरीब बच्चियों को काम सिखाना, गरीब बच्चियों के रिश्ते कराना और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज इसमें शामिल हैं। जबकि एदी फाउंडेशन को रन करने के लिए अब्दुल सत्तार एदी ने कराची के लोगों से रब्ता करना शुरू करा और ये इस किस्म के रब्ते करते थे कि लोगों से झोली फैलाकर रिक्वेस्ट करते थे कि आप फंड्स में अपना हिस्सा डालें। जबकि कराची के लोगों ने खुले दिल के साथ एदी फाउंडेशन की इमदाद करना शुरू कर दी थी और वक्तन फ़वक्तन लोग वहाँ पर ज़कात खैरात के काम कर दिया करते थे।
जो मैंने अभी जिक्र करा है कि एदी साहब खुद रोड के ऊपर खड़े होके झोली फैलाकर लोगों से फंड्स की अपील करते थे, ये वाकया बिल्कुल एक रियल वाकया है और इसके बहुत ज़्यादा ऐनी शाहिदीन हैं कराची में रहने वाले लोग। जो कराची में रहने वाले लोग हैं उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस बात को देखा है, जबकि मेरे अपने एक दोस्त ने भी अब्दुल सत्तार एदी साहब को फंड्स के लिए एम जिना रोड के ऊपर खड़े हुए देखा है। और ये वाकया इनके इंतकाल से चंद साल पहले का है कि जब मेरा दोस्त वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि अब्दुल सत्तार एदी साहब अपनी एक एम्बुलेंस के साथ वहां पर खड़े हुए हैं और वहां पर उन्होंने झोली फैलाई हुई थी। मेरा जो फ्रेंड था वो वहां से गुजर रहा था और उसको ये सादत हासिल हुई थी कि उन्होंने इस शख्सियत का हाथ का बोसा लिया था, जबकि वाकईतन ये बड़े शफीक इंसान थे। यानी कि जो इनका लबो लेजा था वो बहुत ज़्यादा नरम हुआ करता था। इस बात के बहुत ऐनी शाहिदीन हैं जो कराची में रहने वाले लोग हैं। ये कभी भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं किया करते थे, बड़ी पस्त आवाज़ में बात किया करते थे। यानी कि इनका जो रवैया होता था वो बहुत ज़्यादा मुखलिसाना होता था जब ये किसी से मुलाकात करते थे। शायद ये वजह रही थी लोग इनसे बहुत ज़्यादा मरूब रहते थे और मैं भी इनसे इसी वजह से मरूब रहता हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। हालांकि ये बड़ी ज़्यादा सी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे, 2 जोड़ी कपड़ों में अपना गुजारा कर लिया करते थे, फिर भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। और शायद यही वजह रही थी कि दिल खोल के लोग इसी वजह से एदी फाउंडेशन को फंड्स दिया करते थे कि इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सादा गुजारी थी। जबकि मैंने अपना फ्रेंड वाला वाकया आपको भी सुनाया है, उस वाकये के अंदर मेरे फ्रेंड ने इनको व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए देखा था। ना सिर्फ व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए देखा था बल्कि इनकी ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था। ये उस वक्त भी वहाँ पर सोशल वर्क कर रहे थे, यानी कि इस हालत के अंदर भी वो सोशल वर्क कर रहे थे और ये उस किस्म के फंड्स जमा कर रहे थे जिसमें लोगों के लिए फंड्स जमा कर रहे थे जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनके लिए। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि पूरा पाकिस्तान में कोई ऐसी अजीम शख्सियत गुजरी है तो मैं इन्हीं का नाम आपके सामने लूंगा कि यही वो अजीम शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में हमारे बीच में रहते थे। इनकी बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी थी और बहुत ही ज़्यादा शफीक इंसान थे। इनका रवैया हमेशा से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नरम रहा है। अगर एदी साहब की खिदमत की बात की जाए तो लातादाद खिदमत इनकी रही हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं इनकी जो मखसूस खिदमत हैं वो यहाँ पर गिनवाना लाजमी चाहूँगा। ये गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाते थे, गरीब बच्चियों के रिश्ते करवाते थे। गरीब बच्चियाँ जो इनके यहाँ पर मुकीम होती थी उनको डिफरेंट किस्म के काम सिखाया करते थे, जैसा कि सिलाई, कढ़ाई और डिफरेंट किस्म के काम वहाँ सिखाया करते थे। जबकि कई बेरोजगार नौजवानों की इन्होंने नौकरियां भी लगाई थी। ज़्यादातर ये जो नौकरियां थी अपनी एदी फाउंडेशन में ही दे दिया करते थे। इसमें बहुत से तो ऐसे यतीम लोग थे जो खुद एदी फाउंडेशन में पढ़े बड़े थे और वहीं पर उन्होंने अपनी जॉब्स भी की थी। जबकि कई लवारिस बच्चों की परवरिश भी किया करते थे। इसके अलावा जो माँ बाप आते थे जिनकी औलाद नहीं होती थी उनको औलाद भी दे दिया करते थे। जबकि इन्होंने कई शेल्टर हाउस भी बनाए थे, इसमें ह्यूमन शेल्टर हाउस भी थे और एनिमल शेल्टर हाउस भी इन्होंने बनाए थे। दुनिया की नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विसेज इनके पास मौजूद थी, जबकि एक दवाखाना भी इन्होंने कायम कर लिया था। इस दवाखाने के अंदर डॉक्टर्स मौजूद होते थे जो कि गरीब लोगों का इलाज करते थे, जबकि ज़कात खैरात के काम किया करते थे, सदकात के काम किया करते थे और इमदादी काम भी ये किया करते थे। यानी अगर किसी इलाके में आफत आ जाती थी तो वहाँ पर भी रेस्क्यू करा करते थे। इसके अलावा मुर्दागर सर्विसेज, गुस्ल देना और भी डिफरेंट कामों में इनकी खिदमत रही हैं। जबकि अगर इनकी अजीम खिदमत के ऊपर हम आते हैं तो 20,000 बच्चों के अब्दुल सत्तार एदी वालिद थे, यानी कि 20,000 लवारिस बच्चों के रजिस्टर्ड वालिद थे अब्दुल सत्तार एदी। जबकि अगर लवारिस बच्चों की बात की जाए तो लवारिस बच्चों के बड़े दिल दहलाने वाले वाक़यात मिलते हैं। यानी कि अब्दुल सत्तार एदी, उनकी जो वाइफ थी बिल्किस एदी और इसके अलावा जो एदी फाउंडेशन का इदारा पूरा इस बात का गवाह है कि उन्होंने डिफरेंट मकामात के ऊपर से लवारिस बच्चों को उठाया था। ज़्यादातर इनमें से कचरा कुंडियों पे से इन्होंने लवारिस बच्चों को उठाया था। कुछ बच्चे जिंदा हालत में मिलते थे जबकि ज़्यादातर मुर्दा हालत में पाए जाते थे। इनमें ज़्यादातर तादाद बच्चियों की हुआ करती थी। ये अल्फाज खुद अब्दुल सत्तार एदी और उनकी जो वाइफ थी बिल्किस एदी उनके रहे हैं। जबकि जो एदी फाउंडेशन के एम्बुलेंसेस के ड्राइवर होते थे उनमें से भी कुछ ड्राइवर्स ने इस बात की तस्दीक की है। यही वजह रही थी कि एदी होम के बाहर अब्दुल सत्तार एदी साहब ने झूले लगवा दिए थे कि आप अपने लवारिस बच्चों को फेंके नहीं, दाया नहीं करें, उनको इन झूलों में लाके डाल दिया करें। एदी साहब की जो खिदमत थी वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए लाजवाल खिदमत थी और बेशुमार खिदमत थी।
जैसा कि 1957 में एशियन फ्लू एपिडेमिक जो आया था, उसके अंदर इनकी बहुत लाजवाब खिदमत रही हैं। यानी कि उस वक्त जो इनकी एम्बुलेंस सर्विसेज थी, वो 2 से 4 एम्बुलेंसेस उस वक्त मौजूद हुआ करती थी, मगर इन्होंने अनथक मेहनत करी थी उस फ्लू के दौर के अंदर। ये फ्लू चला था चाइना से और पूरी दुनिया में फ्लू फैला था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी ये फ्लू फैला था। इस फ्लू के दौरान कई अमवात हुई थी, जबकि हजारों की तादाद में लोग बीमार हुए थे। ये मुसलसल अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को दौड़ा रहे थे, यानी कि 1957 में ये तारीखी काम कर रहे थे और अपनी जान को जोखिम में रख के ये काम कर रहे थे। यानी उस वक्त फ्लू की वबा बुरी तरह से कराची में फैली हुई थी, मगर ये अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम मुसलसल किए जा रहे थे। जबकि उस दौर के अंदर इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, एक सिविल हॉस्पिटल ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था। ना सिर्फ ये मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे, बल्कि जिनका इंतकाल हो रहा था उनको गुसल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे। और ना सिर्फ गुसल की सर्विसेज दे रहे थे, बल्कि उनकी तदफीन के काम भी ये खुद कर रहे थे। अक्टूबर 2005 में आने वाला जल्जला, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जल्जला कहलाता है, जो कि 7.6 की शिद्दत का जल्जला आया था। इस जल्जले में कई हजारों लोग मारे गए थे, जबकि कई हजार लोग इसमें इंजर्ड भी हुए थे। इस आफत के अंदर भी एम्बुलेंस सर्विसेज को दौड़ा दिया था अब्दुल सत्तार ईदी ने, और वो मुसलसल इधर से उधर काम किए जा रही थी। यानी कि मुसलसल वहां पर एम्बुलेंसेज चल रही थी जो कि लाशों को निकाल रही थी, जबकि तदफीन के काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो इंजर्ड लोग थे उनको भी वो निकाल के लेके जा रहे हैं। जबकि कई सौ सैलाब पाकिस्तान में आ चुके हैं, जिनके अंदर इनकी एम्बुलेंस सर्विसेज मुसलसल चलती रहती हैं। ना सिर्फ एम्बुलेंस सर्विसेज चलती रहती हैं, बल्कि इमदादी काम भी बहुत तेजी से ये किया करते हैं। यानी कि खुद अब्दुल सत्तार ईदी भी कई सैलाबी इलाकों में खुद दौरा किया करते थे। जबकि इनकी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, पूरी दुनिया में इन्होंने इमदादी काम करे थे। अब हम आते हैं कि लोगों का जो रवैया रहा था वो अब्दुल सत्तार ईदी के साथ कैसा रहा था। अब्दुल सत्तार ईदी साहब कभी भी हुकूमती सपोर्ट पर बिलीव नहीं किया करते थे, वो अवामी सपोर्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव किया करते थे। यानी अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जो सबसे ज्यादा फंड्स मिलते थे वो आवाम से मिलते थे, और इसमें भी मिडिल क्लास तबका वो तबका था जिससे सबसे ज्यादा फंड अब्दुल सत्तार ईदी साहब को मिलता था। जबकि जो इनकी वाइफ है बिल्किस सैदी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो मुफ्ती तबका होता था, यानी कि जो मौलाना थे, वो भी इनके खिलाफ काफी बार रह चुके थे और इनको कहा करते थे कि तुम जन्नती नहीं हो। जबकि अब्दुल सत्तार ईदी साहब का उस वक्त जवाब होता था कि मुझे तुम्हारी जन्नत में जाना भी नहीं है। यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब अकीदे के बहुत मजबूत इंसान थे, और वो ये बात जानते थे कि मेरी राह में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, लेकिन वो मुसलसल अपनी राह पे चलते रहे थे और कभी नहीं रुके थे। उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि जितने भी लोग, भले उसमें अच्छे लोग रहे हों या बुरे लोग रहे हों, सभी के साथ ये बातें रही हैं, यानी कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ऐसे इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया था और चुपचाप अपना काम किया करते थे, और कभी फिक्र नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में या उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनको अवामी सपोर्ट पूरी तरह से हासिल है, और जो वो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा काम है, इसलिए कभी उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करा। जबकि जो इनकी शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्सियत रही थी। इन्हीं की वाइफ है बिल्किस सैदी, तो उन्होंने बताया था कि एक मरतबा सांगड़ के इलाके से ये जा रहे थे एम्बुलेंस लेकर, तो इनको डाकुओं ने रोक लिया था। डाकुओं ने रोक कर गाड़ी के अंदर देखा तो एक औरत मौजूद थी, जिसने उन डाकुओं को बताया कि मेरे साथ मेरी बच्ची की मैयत है, ये अब्दुल सत्तार ईदी हैं और हमें गांव ले आ रहे हैं। जो उस वक्त डाकू थे, उनका रिस्पॉन्स उस वक्त बड़ा अजीबो गरीब था। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, अब्दुल सत्तार ईदी के हाथ में दिए, उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि जब हम मर जाएंगे तो हम जानते हैं कि हमारे को ही तू कब्र में उतारेगा। 2013 में हफिंगटन पोस्ट में ये बात लिखी गई थी कि द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिविंग ह्यूमैनिटेरियन अब्दुल सत्तार ईदी, यानी कि बिना इंसानी तफरीक के इन्होंने जो इंसानियत के काम थे वो सर अंजाम दिए थे, यानी कि लोगों की खिदमत के लिए हर मकाम पर मौजूद रहा करते थे। यही वजह रही थी कि पूरी दुनिया इनकी खिदमत को सराहती है। कई बार ये नोबेल पीस प्राइज के लिए अपनी जिंदगी में भी नॉमिनेटेड रहे थे, जबकि अपने इंतकाल के बाद भी ये कई बार पीस प्राइज के लिए नॉमिनेटेड रहे हैं। इसके अलावा इनको दुनिया भर से 350 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि इनकी इंसानी खिदमत के लिए इनको दिए गए थे। ये 350 की लिस्ट तो आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मशहूर अवार्ड इन्हें मिले थे
उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से बनती है। यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज जो इनको मिला था वो मिला था 2009 में। रमन मगसासे अवार्ड जो इनको मिला था वो मिला था 1988 में। यूएसएसआर पीस प्राइज अवार्ड मिला था 1988 में। हमदान अवार्ड यूएई मिला था 2000 में। इंटरनेशनल बल्जान प्राइज इटली अवार्ड मिला था 2000 में। पीस अवार्ड बॉम्बे मिला था 2004 में। पीस अवार्ड हैदराबाद मिला था इंडिया में 2005 में। पीस एंड हार्मनी अवार्ड मिला था दिल्ली के अंदर 2001 में। लंदन पीस अवार्ड मिला था 2011 में। जबकि इनके नेशनल अवार्ड्स के ऊपर आते हैं तो उसमें मुइजुर रहमान अवार्ड मिला था 2015 में। सोशल वर्कर सब कॉन्टिनेंट सिंध अवार्ड मिला था 1989 में। निशान इम्तियाज गवर्नमेंट पाकिस्तान 1988 में मिला था। पाकिस्तान सिविक अवार्ड 1992 में मिला था। जबकि इसकी तादाद यहीं तक मुहित नहीं है, और भी कई ज़्यादा अवार्ड्स इनको अपनी लाइफ के अंदर मिल चुके थे। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 में हमसे रुखसत हो चुके थे। अपनी लाइफ में ये तवील अरसे तक गुर्दे के मर्ज में मुब्तला रहे थे और इसी तकलीफ में ये जी रहे थे। गुर्दों की तकलीफ होने के बावजूद इन्होंने जो इंसानी खिदमत के काम थे वो सर अंजाम दिए थे। इनके इंतकाल के बाद जो इनकी तदफीन हुई थी वो एदी विलेज में हुई थी। इनका जनाजा नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था। इस जनाजे के अंदर कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत करी थी। इसमें पॉलिटिशियंस, आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग और हर इदारे के लोग इसमें शामिल थे। जबकि वो मशहूर सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने भी इनके जनाजे के अंदर शिरकत करी थी। जबकि इसका जो मजमा था वो लाखों की तादाद में था। ये कराची का सबसे बड़ा तारीखी जनाजा कहलाता है। ये वो दिन था जब कराची सोगवार हो चुका था और पूरा कराची जो इनकी खिदमत थी उनको सराहता था और हर आंख अशबार थी। अगर हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा, तेरी सादा सी जिंदगी का अहवाल है इतना, तू वो काम कर गया जिसे ज़वाल नहीं है। दोस्तों, अब आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।